नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं और उत्तक के प्रकार कौन कौन से हैं। साथियों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं की खोज किसने की, ये चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है। तो कोशिका का मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी छोटी संरचनात्मक इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं का जो समूह होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, पादपों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं का जो है ना, उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि उनकी संरचना की दृष्टि से और उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर एक जैसी संरचना हो और एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। आप गौर करिए इस बात के ऊपर। एक ही प्रकार की संरचना हो और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। उस समूह में कई सारी कोशिकाएं आ सकती हैं। तो कोशिकाओं का ये जो समूह है, उस समूह को हम कहते हैं उत्तक। और उत्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक पादपों में पाए जाते हैं और जंतु उत्तक जो होते हैं वो जंतुओं में पाए जाते हैं। तो साथियों, ये जो अपना पादप है, उस पादप के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं वो कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि उत्तक जो होते हैं वो दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। अब हम बात करेंगे पादप उत्तक के बारे में। आप जो बोर्ड के ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं आप, उसमें आप देख रहे हैं कि उत्तक को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो पादप उत्तक हो गया और दूसरा जंतु उत्तक हो गया। अब हम पादप उत्तक है उसको अलग भागों में विभाजित किया है। तो पादप उत्तक जो है वो आगे चल करके फिर दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? एक हो गया विभज्योतक उत्तक और दूसरा हो गया इसके अंदर स्थायी उत्तक। यानी पादप उत्तक जो है वो फिर आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो विभज्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक हो गया। अब ये जो विभज्योतक उत्तक है ना, इसको फिर हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है शीर्ष सतह विभज्योतक उत्तक, दूसरा है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक, तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। ये तीन भाग हैं इसके। यानी गौर करिए आप कि उत्तक थे दो प्रकार के। एक कौन सा? पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। फिर हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ना है। तो पादप उत्तक को हम फिर दो भागों में बांटा है। एक विभज्योतक उत्तक हो गया और दूसरा हो गया इसके अंदर स्थायी उत्तक। अब विभज्योतक उत्तक है वो फिर तीन भागों में डिवाइड है। पहला है शीर्ष सतह विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक। ये तीन प्रकार के इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये क्या होता है कि जो विभज्योतक उत्तक जो होता है ना, वो पादपों में विकास या वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? पेड़ पौधों के अंदर या पादपों के अंदर जो उनके अंदर विकास या उनमें वृद्धि होती है, चाहे वो लंबाई के रूप में बढ़े चाहे वो चौड़ाई के रूप में बढ़े, वो विभज्योतक उत्तक के कारण ही होती है इसके अंदर। तो ये पादपों में विकास के लिए जिम्मेदार वाला उत्तक कौन सा? विभज्योतक उत्तक हो गया। ये इनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभज्योतक उत्तक जो होते हैं वो क्या करते हैं? विभाजित होते रहते हैं, नए नए ग्रुप बनते रहते हैं इनमें। और जो प्याज की जड़ों के अंदर वृद्धि होती है ना, एक बार पेपर में आया था ये कि जो प्याज की जो जड़ें होती है उनमें वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो आपको पता है कि विकास या वृद्धि के लिए विभज्योतक उत्तक जो है वही जिम्मेदार होता है। इसमें नई कोशिकाएं बनती रहती है ना, पुरानी इसके अंदर नष्ट होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती है, कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, नए ग्रुप बनते रहते हैं, है ना। और इसके अंदर मेन बात यह है कि इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और सबसे मुख्य बात इसमें है कि यह वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह बना है, जो विभज्योतक उत्तक होता है, वो सेलुलोज से बना हुआ होता है।
किससे निर्मित होता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास विभज्योतक उत्तक के बारे में। और एक जो विभज्योतक उत्तक जो है ना, उसका आकार देखें तो आकार इसका गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है इसका आकार, और आयताकार भी हो सकता है ना। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसका जो सेंटर भाग होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, वो स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट और बड़ा होता है। नाभिक को जब हम देखें वो स्पष्ट रूप से दिखता है और बड़ा भी होता है। तो ये तो होगी खास बात विभज्योतक उत्तक के बारे में। अब बात करते हैं कि विभज्योतक जो उत्तक है ना, उसके 3 भाग हमने पढ़े। पहला भाग पढ़ा हमने शीर्षस्थ उत्तक, फिर पढ़ा हमने पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक, और लास्ट वाला है अंतर्वेष्ट विभज्योतक उत्तक। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होता है ना, ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि शीर्ष, ये तने या फिर जड़। ध्यान दीजिए आप, पेड़ पौधे के जो तने होते हैं या उनकी जो जड़ होती है, उसके शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। इसीलिए तो इनका नाम क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक कहा जाता है। ये लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यानी कौन सा विभज्योतक उत्तक जो है वो पादपों में लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पादप के तने या जड़ के अंदर पाया जाता है, वाले भाग के अंदर, शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। और दूसरी बात इसमें है कि ये प्राथमिक विकास के लिए जिम्मेदार है। पादपों के अंदर जो उनका प्राथमिक विकास होता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये लंबाई के लिए क्या है, जिम्मेदार होता है। पेड़ पौधे जो पादप होते हैं उनकी लंबाई के लिए यह उत्तक जो होता है वह जिम्मेदार होता है। इसके बाद में दूसरा है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। यह क्या है कि ये पादप के तने व जड़ जो होते हैं ना, उसके परिधि के आसपास पाए जाते हैं। पादप होगा, पादप के जड़ होगी या उसका जो तना है, उसका जो परिधि वाला भाग है उसके आसपास ये पाए जाते हैं। अब आप परिधि की बात करोगे तो वहां अगर ये पाया जाएगा तो वो मोटाई को बढ़ाएगा, पादप की क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा। तो इसलिए पादपों की मोटाई के लिए कौन सा विभज्योतक उत्तक जिम्मेदार होता है, वो होता है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक जो होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, लंबाई का, मोटाई का, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बार पेपर में पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद में आता है अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। यह पत्तियों के तो आधार पर पाया जाता है, पेड़ पौधों या पादपों की जो पत्तियां होती है ना उनके आधार पर, और पादपों की जो टहनियां होती हैं उनके दोनों भागों में ये पाया जाता है। तो ये चीज होगी हमारे पास विभज्योतक उत्तक के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि विभज्योतक उत्तक जो है वो पादपों के अंदर पाया जाता है। तो पादपों के अंदर इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके 3 भाग अलग अलग पढ़ लिए हमने, महत्वपूर्ण भाग थे तीनों। उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि विभज्योतक उत्तक के कार्य की अगर बात करें, शॉर्ट में हम ये पढ़ें कि इनका कार्य क्या होता है पादपों में, तो वो ये होता है कि यह कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के नई कोशिकाएं का निर्माण करती रहती है और पादपों की लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एक तो विभज्योतक उत्तक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, और फिर दूसरा महत्वपूर्ण काम है विकास के लिए जिम्मेदार है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, पादपों की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पादप उत्तक के बारे में पढ़ा। पादप उत्तक जो थे वो 2 प्रकार के हैं, एक है विभज्योतक उत्तक और दूसरा था स्थायी उत्तक। जो विभज्योतक उत्तक है उसके 3 भाग हैं, शीर्षस्थ उत्तक, पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक और अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। तो ये जो गुण धर्म हमने पढ़े, विभज्योतक उत्तकों के बारे में पढ़े, उसके जो प्रकार पढ़े, वो पादप के अंदर शीर्ष भाग पे या फिर उनके पत्तियों वाले भाग पे या उसकी टहनियों वाले भाग पे
या फिर उसके परिधि वाले भाग, जहां हम मोटाई वाला भाग कहते हैं पादपों का, वहां पर पाए जाते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ जो इनके गुण धर्म बताए गए हैं, इन गुण धर्म के आधार पर ही पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पादप उत्तक के अंदर जो पहला भाग हमने पढ़ा वो भी विभज्योतक उत्तक पढ़ा। अब इसका जो दूसरा भाग है वो है स्थायी उत्तक के बारे में। साथियों, स्थायी उत्तक क्या होते हैं? यानी जो ऐसे उत्तक जो बार बार विभाजित होते रहते हैं, और एक समय ऐसे आता है कि वो अपने विभाजन होने की जो क्षमता है या उनके विभाजित होने की जो क्षमता है उसको वो खो देते हैं, और फिर एक प्रकार से परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं। यानी ये जो पादप उत्तक का जो दूसरा भाग है वो क्या है? स्थायी उत्तक होता है। साथियों, यह उन पादपों से उत्पन्न होता है जो लगातार विभाजित होकर के, यानी यह उन उत्तकों से उत्पन्न होता है जो लगातार विभाजित होकर के अपने विभाजित होने की जो क्षमता है उसको खो देते हैं, और एक प्रकार से फिर वो स्थायी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थायी उत्तक कहलाते हैं, और स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। ये आकार, आकृति व मोटाई के अंदर निश्चित होते हैं, क्योंकि बार बार ये विभाजित होने के बाद में है ना, इनका आकार, आकृति वो एक तरीके से निश्चितता प्राप्त कर लेते हैं। ये कोशिकाएं जीवित या मृत दोनों अवस्थाओं के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो मृत भी हो सकती है और जीवित भी हो सकती है। इनकी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसके अंदर रिक्तकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तकाएं पाई जाती है। तो साथियों, हमारे पास जो स्थायी उत्तक था ना, उस स्थायी उत्तक को हम चार्ट के माध्यम से उसको हम विभाजन देखेंगे। तो जो स्थायी उत्तक है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। ये दो प्रकार हैं इसके। यानी जो स्थायी उत्तक हैं उसके दो भाग हैं। एक तो हो गया सरल स्थायी उत्तक और दूसरा जटिल। तो सरल है उसको फिर हमने क्या है, दो भागों के अंदर बांटा हुआ है। एक तो होता है संरक्षी उत्तक और दूसरा है सहायक उत्तक। ये जो इनके प्रकार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पेपर में सीधा सीधा इनके प्रकारों के पर आधारित कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सरल स्थायी उत्तक जो होता है वो संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद में संरक्षी उत्तक को भी हम दो भागों में और आगे विभाजित करते हैं। पहला भाग कहलाता है एपिडर्मिस और दूसरा कहलाता है कोर्क। यानी जो संरक्षी उत्तक है उसको फिर दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एपिडर्मिस और कोर्क। और इधर हमारे पास जो स्थायी उत्तक है उसको हम तीन भागों में विभाजित उसको कर रहे हैं। पहला भाग पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्केलेरेकाइमा। ये इसके सहायक उत्तक के हमारे पास तीन भाग हैं। साथियों, हम आज सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात करेंगे, एपिडर्मिस के और कोर्क के बारे में बात करेंगे। तो जो सरल स्थायी उत्तक जो होता है ना, वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती। जो सरल स्थायी उत्तक जो होते हैं ना, उसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें या सरल तरीके से अगर हम उसको पढ़ना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं, उनका एक समूह होता है, वो स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक की श्रेणी में आते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं। और जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं ना, उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसके अंदर क्या होती है, अनेक प्रकार की कोशिकाएं। जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं उसमें पतली भित्ति जो होती है कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये जो पतली भित्ति कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है। और ये जो हमारे पास सरल स्थायी उत्तक जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। यानी जो सरल स्थायी उत्तक है, कोशिकाओं की, ऐसी कोशिकाएं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है ये, है ना, उनसे निर्माण होता है सरल स्थायी उत्तक का। और जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब हम जो सरल स्थायी उत्तक जो पढ़ा हमने, उसका जो पहला भाग पढ़ा वो क्या कहलाता है, संरक्षी उत्तक।
संरक्षी उत्तक का नाम देखिए आप, नाम से पता चल रहा है संरक्षी, यानी यह पादपों को सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिए कि जो सरल स्थायी उत्तक का जो भाग है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इसका जो संरक्षी उत्तक जो होता है ना, उस संरक्षी उत्तक में ये उत्तक पादपों को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा, हमने पादप उत्तक पढ़े, पादप उत्तक के बारे में हमने उसको दो भागों में विभाजित किया, विभज्योतक उत्तक और उसके बाद में सरल उसको स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा। फिर स्थायी उत्तक है उसको दो भागों में बांटा, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। फिर सरल स्थायी उत्तक को हमने फिर दो भागों में बांटा, संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक। फिर संरक्षी उत्तक को फिर दो भागों में बांटा, एपिडर्मिस और कोरक के रूप में। सहायक उत्तक को भी हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। तो ये जो संरक्षी उत्तक है इसका मतलब है पादपों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और संरक्षी उत्तक का जो पहला भाग होता है वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है पहला भाग? एपिडर्मिस कहलाता है। यह पादपों के तने, जड़ व पत्तियों के सबसे बाहरी परत पर पाया जाता है। हमारा जो पादप होता है, हमारे जो पादपों के जो तने होते हैं, जो जड़ होती है, जो पत्तियां होती है, उसका सबसे बाहरी भाग जो होता है वो एपिडर्मिस ही होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। पादपों को सुरक्षा यही तो देता है, बाहर के मौसम से, वातावरण से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? एपिडर्मिस देता है, क्योंकि ये पादप के सबसे बाहरी भाग में स्थित होते हैं, है ना। एपिडर्मिस की परत में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर वाली जो परत है, सबसे बाहर वाली परत होती है ना पादपों की, पत्तियों की, तनों की, जड़ की, वो एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस का जो परत होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। पादप के अंदर सबसे बाहरी परत, पत्तियां लीजिए, टहनियां लीजिए, जड़ लीजिए या फिर तना लीजिए, उसका सबसे बाहरी जो परत होती है वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। उस परत के अंदर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ना, इसके जरिए ही पादप क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान। बाहर के वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन की घटना जो होती है वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से ही होती है। तो ध्यान रखना, एपिडर्मिस के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि बाहर के वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन्हीं के माध्यम से संपन्न होती है। तो संरक्षी उत्तक का दूसरा भाग हमारे पास है कोर्क। एपिडर्मिस बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसके बाद में कोर्क। कोर्क क्या है? ये क्या है कि जब पादप परिपक्व हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उस अवस्था में एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है ना, वो कोर्क में बदलती है। यानी एपिडर्मिस तो प्रारंभिक स्टेज है उसकी, और जब पादप थोड़ा बड़ा हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है, उसका वातावरण के साथ उसका तालमेल बैठ जाता है, उस अवस्था में वो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है ना, वही क्या होती है? कोर्क में बदल जाती है। ये जो कोर्क होता है ना, उसके अंदर, इनकी कोशिकाओं के अंदर सुबेरिन, क्या? सुबेरिन एक पदार्थ होता है, उसका जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी होती है। कोर्क जो होती है वो क्या होती है? सुबेरिन के जमाव के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ये क्या करती है कि जब मोटी हो जाती है ना, उस अवस्था में ये क्या करती है? जल और गैस का जो प्रवाह है उसको रोक सकती है। ये पादपों के अंदर जो बाहर के वायुमंडल से या उस पादप के अंदर जो जल की मात्रा है उसको बाहर भेजने से रोकती है ये, है ना। इसका ये कार्य, यह पादपों को झटकों व चोट से बचाती है। क्या करती है? हमारे जो पादप हैं, परिपक्व हो गए हैं, जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वही परिपक्व होने के बाद में कोर्क में बदलती है। किस में बदलती है? कोर्क में
बदलती है, मजबूत हो जाता है पौधा थोड़ा सा, और बाहर के वातावरण से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर जो हवाओं के झोंकों से उनको झटके लगते हैं, चोट लगती है, उससे वो क्या करता है, पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। साथियों, आज हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने उत्तक के बारे में पढ़ा, उत्तक के प्रकार पढ़े, पादप और जंतु उत्तक पढ़े, फिर पादप उत्तक के जो प्रकार थे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा जो पादप उत्तक है उसका विभज्योतक उत्तक, फिर उसके बाद में हमने स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा। स्थायी उत्तक है वो दो प्रकार से फिर और आगे विभाजित हुए, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। इसी प्रकार विभज्योतक उत्तक थे, उनको भी हमने 3 भागों में पढ़ा। ठीक है, तो इसके बाद में फिर सरल उत्तक पढ़े, सरल के बाद में संरक्षी उत्तक पढ़ा, संरक्षी उत्तक के भी प्रकार पढ़े, एपिडर्मिस और कोर्क के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में फिलहाल साथियों हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।